बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फ़ेस टू फेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम अमीन और हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार गज़नफ़र आवान साहब। आज हम बात करेंगे जो पटवारी और तहसीलदार की गुंडागर्दी है, जो उन्होंने फ़ी प्लाट पर जो रेट मुकर्रर किया हुआ है, उसके बारे में आवान साहब से जानेंगे कि इनकी क्या राय है। जी बहुत शुक्रिया आसिम साहब, आपने अपने प्रोग्राम में इस पे रोशनी डालने के लिए, इस पे ख्यालात का इजहार करने के लिए मुझे मौका दिया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ज़मीन है लाहौर में, इसका बहुत बड़ा इशू है जी। इतना इशू है कि लोग जो अपनी जमा पूंजी जोड़ के, अपने जेवर बेच के सदियों या सालों कमेटियां डाल के पैसे इकट्ठे करते हैं, और इसलिए इकट्ठे करते हैं कि वो एक प्लाट लेके और उस पर अपना घर बनाएंगे और वो उस घर के मालिक होंगे। फिर वो घर जो है वो नस्ल दर नस्ल उनके ट्रांसफ़र होगा कि जी हम घर के मालिक हैं जी। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि लाहौर में सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़मीन, ख़ास तौर पे हरबंसपुरा में जितना भी कारोबार ज़मीन का सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़मीन है, उस पर जो भी घर बन रहे हैं वो इनलीगल हैं। इनलीगल है उसमें अच्छा, सर मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे ये सिर्फ बता दीजिए हम के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह कहाँ से लेके कहाँ तक है। जी मैं बताता हूँ, ये मौजा जो हरबंसपुरा है इसकी 11,000 कनाल ज़मीन थी जी। जो टोटली सारी की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़मीन है। सही। 1985 से पहले कुछ लोगों ने इस पे इंतकालात करवाए, रजिस्ट्रियाँ करवाइयाँ, रजिस्ट्री करवाई, जैली TORs पे उन्होंने उस अपने ज़मीन को अपने नाम अलाट करवाया और अपने मतलब उस जैली TOs पे उन्होंने कब्ज़े किए। किसी ने 100 कनाल पे किया, किसी ने 200 कनाल पे किया, किसी ने 500 कनाल पे किया, किसी ने हाउसिंग सोसाइटी बना ली। लेकिन 85 के में जब सुप्रीम कोर्ट ने इसका इंतकाल खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़मीन है इसको वागुज़ार करवाया जाए, इस ज़मीन को जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उनके लिए मुख्तस किया जाए। लेकिन हमारा जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, मैं कहूँगा DC लाहौर हैं, चूँकि वो हेड हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हेड हैं। DC हो गए, हमारे असिस्टेंट कमिश्नर हो गए, हमारे तहसीलदार हो गए और हमारे पटवारी हो गए, वो बदकिस्मती से इस पे काबू नहीं पा सके, लैंड माफिया पे काबू नहीं पा सके, बल्कि मुख्तलिफ अदवार में वो लैंड माफिया के साथ मिल गए हैं। सही। जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़मीन पे हरबंसपुर में कब्ज़ा हुआ है उसमें पटवारी मुलवस है, उसमें तहसीलदार मुलवस है, उसमें असिस्टेंट कमिश्नर मुलवस है। उन्होंने लैंड माफिया के साथ मिल के कब्ज़े करवाए, मुख्तलिफ अदवार में छोटे छोटे टोटे करके, कभी हाउसिंग सोसाइटी की सूरत में, कभी 4 कनाल के घर की सूरत में, कभी 1 कनाल के घर की सूरत में और कभी छोटी छोटी आबादियों की सूरत में, जिनको उन्होंने प्ली ये दी थी कि ये जी कच्ची आबादियाँ हैं। अब कच्ची आबादियाँ बनते बनते इतना हो गई हैं कि वो हरबंसपुरा से लेके जल्लो तक चले गई हैं। सर तमाम सोसाइटियाँ बन गई हैं। जी बिल्कुल, सारी सोसाइटी बन गई हैं और उसमें पटवारी मुलवस हैं। जी। अब मैं आपको बताता हूँ, हमें जो शिकायत भी मिली हैं वो यही है कि 5 मरले का पटवारी ने एक रेट मुकर्रर किया हुआ है कि आप मुझे 5 मरले मकान बनाना है तो उसमें मुझे 5 लाख रुपया दें, 10 मरले है तो उसका और रेट है, 1 कनाल है तो और रेट है, कमर्शियल है तो उसका और रेट है। क्या ये समझते हैं ये हुकूमत को ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही? सर देखिए जी, हुकूमत को सारा नज़र आ रहा है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, पटवारी इसमें मुलवस है, पटवारी के अलावा ये हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता और वो कर रहे हैं। हरबंसपुरा में जितने भी पटवारी आए हैं उन्होंने इंतहा कर दी है। जो सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया है कि ये जगह मुख्तस हैं स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के लिए या उनके अपने ट्रेनिंग सेंटर्स के लिए या किसी उन्होंने इदारों को दी हुई है। आप सोच नहीं सकते कि वहाँ पे पुलिस के लिए जगह मुख्तस है, उस पर भी कब्जे होते हैं। सही। उस पर भी कब्जे, पुलिस का सबको पता है कि ये पुलिस के लिए जगह मुख्तस है। नहीं अवान साहब, अब तो वहाँ मेरा ख्याल जो आप अदारों के नाम ले रहे हैं इतनी तो जगह बची भी नहीं होगी। सर 11,000 कनाल में से इस वक्त जो 9,000 कनाल है वो कब्जे पे है। कब्जे पे है। सिर्फ 2,000 कनाल बाकी बची है, वो भी बची नहीं है, वो भी कोई ना कोई उसका मालिक है। और अच्छा, मैं सबसे बड़ी जो बदकिस्मती है हरबंसपुरा में सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़मीन पे लोग घर बनाने की ख्वाहिश करते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि घर बनाने की ख्वाहिश होती है, कोई घर न रजिस्ट्री है न इंतकाल है। मौजा हरबंसपुरा, जो हरबंसपुरा पुल से लेके अंडरपास से लेके जल्लो तक सब स्टाम्प पे है, सब स्टाम्प पे। अब स्टाम्प की जो ज़मीन है, अगर आप ताकतवर हैं, आपके पास फोर्स है या आप थोड़े से कोई आउट ऑफ वे जाके ऐसी बदमाशी दिखा सकते हैं,
आप किसी घर में भी घुस जाएं, किसी प्लाट में भी घुस जाएं, उनके लोगों को थ्रेड करें, तशद्दुद करें, इस्लाम लेके फाड़ दें, वो आप उसके मालिक हो जाएंगे। अवान साहब, अब ना लोगों के पास सही इंफॉर्मेशन भी नहीं है। जी सर, मैं इसमें थोड़ी सी वजाहत कर देता हूँ। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़मीन है हरबंसपुरा में, ये एक राजा थे कश्मीर के, ये उनकी जगह थी, उन्होंने गवर्नमेंट को ये दी थी एज ए, मतलब उनको डिपॉजिट कर दी थी, गवर्नमेंट को दे दी थी कि जी ये ट्रस्ट के तौर पे इस्तेमाल की जाए। सही। लेकिन वहाँ पे जो काबिज माफिया है, लैंड माफिया है, उन्होंने जैली, मैंने फिर अर्ज़ किया कि जैली टीओज़ बनाए। जैली टीओज़ में उन्होंने अपनी मालकियत शो की, अपनी रजिस्ट्रियाँ करवाई, अपने इंतकालात करवाए, और वो जगह को कब्ज़ा करके मुख्तलिफ प्लाटों की सूरत में, छोटे छोटे प्लाटों में 5 मरला 3 मरला इस तरह करके वो उनको सेल करते रहे। अब उसमें मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि वो लैंड माफिया कितना मजबूत है। कि वहाँ पे नायब तहसीलदार हैं इस्माइल शाहिद साहब। इस्माइल शाहिद साहब ने उन पे पिछले 3 महीने 4 महीने पहले 3 पर्चे करवाए कब्ज़ा ग्रुपों पे कि कंस्ट्रक्शन हो रही है, गवर्नमेंट की ज़मीन पे कब्ज़े किए जा रहे हैं। तो जब उन्होंने उस पर इस्तगासा दिया थाने में, तो 1 महीना पुलिस उनको ये फ़ोन करती रही कि आपने जो इस्तगासा दिया है, आपने जो इनको पर्चा दिया है, इनके ख़िलाफ़ सबूत दें। मतलब बजाय पुलिस के कि उनके इस्तगासे पे अमल करती या उन पे FIR पे अमल करती, वो उल्टा तहसीलदार को ये कह रहे थे कि जनाब आप सबूत दें, आपने जो FIR करवाई, आपके पास क्या सबूत है कि ये लैंड माफिया है। मतलब इस हद तक ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की। मैं आपको जो उन्होंने FIR दी है, मैं लेकिन क्या मैं अवान साहब आपकी बात यहाँ काटता हूँ जी, लेकिन क्या हमारे इंफॉर्मेशन के मुताबिक कई लोग ऐसे करते हैं कि अदारों के साथ ऐसा माफिया मिला होता है कि ये मैं वक्ती कार्रवाई करूँगा, वो डील पहले मैच्योर हुई होती है। इसमें कोई शक नहीं है। नायब तहसीलदार साहब जो हैं इस्माइल शाहिद साहब जी, उनकी इस्तगासा पे, उनकी FIRs पे अमल ना होना, इस बात की खुली, देखे ना ये डील है, ये खुली इस बात की दलील है कि ये डील है कि उन्होंने एक FIR में 35 लोगों पे पर्चे दिए हैं, 35 लोगों के नाम दिए हैं FIR में। पुलिस ने किसी एक को थाने तक नहीं बुलाया। सही। दूसरी FIR में उन्होंने जो हरबंसपुरा का कब्ज़ा माफिया है, 7 बड़े बिग ट्राइकोन हैं कब्ज़े के, उनके नाम दिए हैं। मैं उनके नाम बताता हूँ आपको। मसलन उन्होंने अपनी FIR दी थी 18/7/19 को जी, उसका मुकदमा नंबर है 1185/19। सही। इसमें उन्होंने 7 अफराद जो बिग ट्राइकोन कब्ज़ा माफिया है, मसलन उसमें उन्होंने नाम दिया है मियाँ राशिद साहब का, सही, मोहम्मद इकबाल ख़ान साहब का, हाफिज़ मोहम्मद अरशद, मियाँ लियाकत, मलिक सफदर रहमान, हाजी मजीद और मोहम्मद नईम, जिसमें नायब तहसीलदार ने इस्तगासे में लिखा कि ये बिग ट्राइकोन है, कब्ज़ा माफिया हैं और ये सरकारी ज़मीन कब्ज़ा करके फ़रोख्त करते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आप यकीन करें कि मेरा नहीं ख्याल कि पुलिस की तरफ से थाना हरबंसपुरा में ये FIR हुई है, थाना हरबंसपुरा की तरफ से किसी को एक फ़ोन भी गया हो, किसी ने कोई बेल नहीं कराई, किसी ने कुछ भी नहीं करवाया, और वो बड़े धड़ल्ले से बैठे हुए हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं। आज भी फ़रोख्त हो रही है, आज भी फ़रोख्त हो रही है, इस्लाम पे फ़रोख्त हो रही है, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। बल्कि अब जब मेरी नायब तहसीलदार साहब से बात हुई, मैंने कहा जी आपने FIR दी हैं तो आप उस पर बैकअप दें। उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, महकमा उसकी मतलब पीछा नहीं कर रहा, फॉलोअप करे। तो उन्होंने कहा यार, मतलब वो पंजाबी में आपको बताता हूँ, वो बड़े मायूस होकर मुझे कहते हैं कि यार इंज लगता है जिमें FIR दे के मैं को गुनाह कर लिया, उल्टा मुझसे सबूत मांगे जा रहे हैं। पुलिस का काम था कि FIR हुई, मुल्ज़िमान को बुलाएं, गिरफ्तार करें, उनको कोर्ट में पेश करें, हम सारा सबूत कोर्ट में दें। अब थाने वाले हमसे सबूत मांगते हैं, एक मुंशी या एक SI जो इन्वेस्टिगेटर है, तफ्तीशी अफसर है, वो मुझसे सबूत मांग रहा है, तो हम क्या सबूत दें उनको? सबूत तो उसे देने हैं जो गिरफ्तार करके अदालत में पेश होना है। अवान साहब, क्या ये नहीं होना चाहिए कि इन लोगों को जो ये माफिया कह लें या वहाँ जो कच्ची आबादी डिक्लेयर हो चुकी है, उनको अब उनसे कोई उनको राइट दे के उन पे कोई DC रेट लगा के गवर्नमेंट इससे कोई इनकम नहीं निकाल सकती? सर असम साहब, मैं आपको बताता हूँ, आपने बहुत अच्छी बात की है। हरबंसपुरा पे सेंट्रल गवर्नमेंट के हवाले से मुतअद्दिद तजावीज़ आई हैं। कभी आती है कि इनको कच्ची आबादी डिक्लेयर कर दिया जाए, कभी आती है कि इनको
इन पे कोई रेट लगा दिया जाए। जी, मतलब जो कमर्शियल लैंड है उसको कमर्शियल रेट, जो डोमेस्टिक है उसको डोमेस्टिक, उसको डोमेस्टिक। खजाने में फ़ायदा ही होगा ना जी। बहुत फ़ायदा होगा। मुतअद्दिद बार ये काम करना है चीफ सेटलमेंट कमिश्नर ने, सही। लेकिन चीफ सेटलमेंट कमिश्नर से मेरी आसिफ इकबाल चौधरी साहब से भी एक सीटिंग हुई और मैंने उनसे ये मामला सारा डिस्कस किया। तो उन्होंने कहा कि जी देखें, रिलीफ देना है या रेट लगाना है कच्ची आबादियों पे, सही, छोटे घरों पे। अब वहाँ पे लोगों के 8-8 कनाल के घर हैं, फार्म हाउसेज हैं और मतलब कैटल यार्ड हैं, या इस तरह की सारी चीज़ें हैं, उनको हम कैसे डिक्लेयर कर दें कच्ची आबादी? ये नहीं हो सकता। बल्कि उन्होंने बड़े, मतलब मैं आपको क्या कहूँ कि बड़े गुस्से वाले अंदाज में मुझे कहा कि अगर मेरा बस चले तो मैं सारे हरबंसपुर पर बुलडोज़र फेर दूँ, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह है और सरकार की जगह है और सरकार के हम कस्टोडियन हैं। इसमें मतलब ज़्यादातर जो रोल है वो डीसी लाहौर का है, इसमें ज़्यादातर रोल जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर और तहसीलदार, नायब तहसीलदार का है। लेकिन वो तो ये सारे का सारा माफिया उनके साथ मिला हुआ है। इसमें कोई शक नहीं है कि रेवेन्यू का जो अमला है, मुतलका जो हरबंसपुरे का पटवारी है, वो लैंड माफिया का करता धरता है, उनका कार्य खास है। उसके अलावा ये नहीं कर सकते। तहसीलदार जितना पैसा वहाँ से कमा रहे हैं, मैं कहता हूँ किसी की सोच भी नहीं होगी कि जितना पैसा। मैं इसको वजाहत करता हूँ जी, अगर वज़ीर आज़म साहब मेरा प्रोग्राम सुने और उन तक मेरी आवाज़ जाए जी, तो वज़ीर आज़म साहब, आप रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए इतना तगोदो कर रहे हैं, कर्जे मांग रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आप सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ज़मीन है हरबंसपुरा की 11,000 कनाल ज़मीन है, उसका कमर्शियल और डोमेस्टिक रेट लगवा दें और लोगों से रेवेन्यू वही वसूल कर लें, कीमत वसूल कर लें, तो मेरा ख्याल है आपको अरबों रुपए आ जाएगा, अरबों रुपए आपको आ जाएगा। कौम भी संवर जाएगी और उन जो गरीबों के इशू है प्लॉट के हवाले से वो भी सॉल्व हो जाएगा, किसी गरीब आदमी को उसकी छत भी मिल जाएगी। जी, लोग, मैं कहता हूँ जी, लोग इमरान खान साहब को दुआएं देंगे। आखिरी सवाल अमान साहब, क्या हमारे मुल्क में पटवारी बहुत ज़्यादा ग्रिप और बहुत ज़्यादा मजबूत रहा है? इसकी वजह क्या है? क्या वो नीचे से लेके ऊपर तक सारी मंथलियाँ जाती हैं? सर, पटवारी का मजबूत होने का सबसे बड़ा जो इशू है या सबसे बड़ी वजह है जी कि पटवारी के पास लैंड रिकॉर्ड है। जी, अब लैंड रिकॉर्ड बाज़े वो इंडिया से चला, फिर पाकिस्तान से चला। अब उनका जो रेवेन्यू का जो सिस्टम है, उनका जो खाता अंदराज है, लोगों को आज तक वो ही नहीं पता है। लोगों को पता ही नहीं है फ़र्द बदर क्या होती है, जमाबंदी क्या होती है, खतूनी क्या होती है, इंतकाल क्या होता है, मतलब रजिस्ट्री क्या होती है, ये तो लोगों को आज तक नहीं पता। लोगों को एक फ़र्द का ही पता है कि वो 40 रुपए की है, जो उनको आज तक, मेरा ख्याल है 40 रुपए की कभी नहीं किसी को 70 साल में किसी पाकिस्तानी को 40 रुपए की फ़र्द नहीं मिली जी। कम अज़ कम मिली है, मैं बता दूं, कम अज़ कम मिली है तो 10,000 से ऊपर की मिली है, 5,000 10,000। जब मैं आपको बताता हूँ 3-4 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने फ़र्द जारी करने पर पाबंदी लगाई, सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़मीनें जितनी भी थी, तो आप यकीन करें कि पटवार खानों में फ़र्द का जो रेट था वो 1 लाख से ऊपर था। इसी तरह 1 लाख से ऊपर इंतकाल बंद से सर जी तब लाखों रुपया रेट लिया गया है। मतलब जो पटवारी हैं, रेवेन्यू अफसरान हैं और लैंड माफिया है, ये आपस में दामन चोली का साथ है। बिल्कुल, ये आपस में मिले हुए हैं, ये आपस में रात को बैठ के बैठक्स करते हैं, एक दूसरे को फ़ोन करते हैं, एक दूसरे के साथ सलाह मशवरा होता है, इनका बाकायदा कन्वर्सेशन होती है कि ये केस छेड़ना है, ये प्लाट छेड़ना है। मतलब अगर लैंड माफिया क्या करता है, अगर किसी जगह से इनकी दाल नहीं गली तो ये तहसीलदार को फ़ोन करेंगे, एसी को फ़ोन करेंगे या पटवारी को कहेंगे कि जी सुबह फ़लाँ प्लाट पे आप मशीनरी ले जाएं और उसको गिरा दें। अब चूँकि प्लाट स्टाम्प पे है, उसकी मलकियत नहीं है, वो मालिक नहीं है, ये जिसको चाहे गिरा दें और ये गिरा देते हैं, जिससे इनको पैसे नहीं मिलते ये गिरा देते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ, हरबंसपुरा की सरदार कॉलोनी है, आसिम टाउन है, वहाँ पे जितनी भी बाकी कॉलोनी है सारी, अब भी कंस्ट्रक्शन हो रही है। रॉयल पार्क में हो रही है, रॉयल गार्डन में हो रही है, नज़ीर गार्डन में हो रही है, नज़ीर पार्क में हो रही है। ये क्या करते हैं, मैं आपको दिलचस्प बताता हूँ। इन्होंने 1 महीना पहले ऑपरेशन किया है सरदार कॉलोनी में और रॉयल पार्क नज़ीर गार्डन में। ऑपरेशन के बाद लोगों ने नहर पे आके इन पे एहतजाज किया, बड़े उन्होंने पम्फलेट और कतबे शतबे सारा कुछ किया। इन्होंने 4-5 घर गिराए थे कि जी ये इनलीगल हैं। अब वो सारे दोबारा बन गए। कोई 10 मरले का घर है, कोई 5 मरले का घर आ गया। अगर इनका मशीनरी किसी जगह पे लेके जाना, ये डील का पहला हिस्सा है। सर मैं आपको बताता हूँ, पटवारी यहाँ तक भी करता है हरबंसपुरे में कि जब उसके पैसे की ज़रूरत होती है, वो देखता है कि मुझे अगर 2 लाख चाहिए
तो वो 2 लाख की मशीनरी इस्तेमाल करता है। सही। अगर उसे 10 लाख चाहिए तो वो 10 लाख की मशीनरी इस्तेमाल करता है। और अगर इसे 1 करोड़ चाहिए तो उसी हिसाब से वो मैन पावर भी इस्तेमाल करता है। गवर्नमेंट की सरकार पूरी मशीनरी इस्तेमाल करता है और वो उस बंदे से ले लेते हैं। जी नाज़रीन, सुना आपने गज़नफ़र अवान साहब की गुफ्तगू। कल एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपने मेज़बान आसिम अमीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।